अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासरा इकराम एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड लर्निंग विद नासरा इकराम यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज मैं आपको टाइप्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस के बारे में गाइड करूंगी। टाइप्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस कौन कौन सी हैं, इसकी सब टाइप्स क्या है, स्कोप और फीचर जानते हैं इस वीडियो में। चले स्टार्ट करते हैं टाइप्स के सेक्शन से। इसकी मेन 3 टाइप्स हैं: थ्योरेटिकल जुरिस्प्रूडेंस, कॉन्टिनेंटल जुरिस्प्रूडेंस, कंपैरेटिव जुरिस्प्रूडेंस। यानी ये जो 3 टाइप्स है ये मेन टाइप्स है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो थ्योरेटिकल जुरिस्प्रूडेंस की फर्दर 3 जो टाइप्स हैं, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, इथिकल, वो इसे टाइप्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस में कंसिडर करते हैं। ये टाइप्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस तो है, लेकिन ये टाइप्स हैं थ्योरेटिकल पार्ट की। थ्योरेटिकल पार्ट की ये 3 टाइप्स होगी: एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, इथिकल। एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस क्या है? डीलिंग विद द डॉगमास और एक्सपोजिशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ लॉ एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट और एग्जिस्टेड इन द पास्ट। एनालिटिक यानी एनालिसिस करना, मवाजना करना, जैसे पता है सबको कि माजी में कानून किस तरह से था और आज कानून किस शेप में मौजूद है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जुरिस्प्रूडेंस इब्तदा में सिविल लॉ में डील होती थी। इसकी कोई कैटेगरीज नहीं थी, तमाम तर कवानीन सिविल लॉ में डील होते थे। उसके बाद फिर इसकी फर्दर टाइप्स में यानी इसकी डिवीजन की गई। एनालिटिकल का स्कोप है एनालिसिस ऑफ द लॉ, यानी कवानीन का एनालाइज करना। नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आइडिया और कॉन्सेप्ट, कि कानून का आइडिया क्या है, किस तरह से क्या कॉन्सेप्ट लिया जा सकता है कि जिसे हम लॉ की डेफिनेशन में लेकर आए, या कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि लॉ में फॉल करती हैं। नंबर 3, एग्जामिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सिविल लॉज एंड अदर लॉज। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि पहले तमाम तर कवानीन सिविल लॉ में डील होते थे, बाकी कैटेगरीज नहीं थी। बाद में जब इसकी कैटेगरीज रावेन्यू और अदर्स बनाई गई तो उसमें उन्होंने क्या किया, एनालाइज किया एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस में। स्टडी ऑफ द सोर्सेस ऑफ लॉ, के कानून के लिए सोर्सेस कौन कौन से थे, किन सोर्सेस से कानून लिया गया, ये समझा गया कि इस सोर्स से इंफॉर्मेशन लेके या गाइडेंस लेके हम कानून बनाए। जैसे कि इस्लामिक लॉ के सोर्सेज हैं कुरान पाक, सुन्ना। इसी तरह से ब्रिटिश की बात करें तो बाइबल या जो भी इलामी किताबें थी उस वक्त, उनसे गाइडेंस लेके जो कानून बनाए गए, या जो वहाँ के कस्टम कन्वेंशंस वगैरह थे उनसे गाइडलाइन लेके कानून मुरतब किए गए। नंबर 5, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट एंड कस्टम। वही बात जो मैंने भी आपको बताया कि कस्टम, प्रेसिडेंट वगैरह को देख के भी कानून बनाए गए। नंबर 6, क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट सब डिविजन्स ऑफ कॉर्पस ज्यूरिस। इस कॉर्पस ज्यूरिस का मीनिंग होता है बॉडी ऑफ लॉ, यानी जो कवानीन थे उसकी जो सब कैटेगरीज बनाई गई तो वो क्या थी, बॉडी ऑफ लॉ, यानी कानून किस तरह से बनाया गया, कानून का स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया, कानून की शेप क्या थी या बॉडी स्ट्रक्चर क्या था। अब सेकंड नंबर में ये तमाम टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ थ्योरेटिकल जुरिस्प्रूडेंस को। थ्योरेटिकल जुरिस्प्रूडेंस की हम इन टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं, ये एनालिटिकल थी। अब हम हिस्टोरिकल को देखते हैं। हिस्टोरिकल जुरिस्प्रूडेंस कंसर्न्स इटसेल्फ with the scientific study of origin and development of the principles of law, यानी कानून की इब्तदा कैसे हुई और उसमें क्या जिद्दत आ गई, इसके बारे में डिस्कस करना किसका काम है, हिस्टोरिकल जुरिस्प्रूडेंस का। जैसा कि उसके नाम से भी जाहिर है, हिस्ट्री यानी हिस्टोरिकल, के माजी में कानून कैसा था, फिर उसमें क्या क्या तरक्की हुई, जिद्दत क्या क्या आई, तो और वो नया जो कानून है वो किस शेप में आज मौजूद है। इट टेल्स अस व्हाट द सोर्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ लॉ वाज, कि माजी में कानून के सोर्सेस क्या थे, एंड हाउ एंड अंडर व्हाट इन्फ्लुएंसेस, कैसे थे और किस इन्फ्लुएंस के मातहत थे। इट कैन टू डेवलप, इसमें क्या जिद्दत आई, एंड थ्रू व्हाट स्टेजेस टू अज्यूम फाइनली द शेप इन विच वी फाइंड इट टुडे, यानी इसमें फिर वक्त के साथ साथ जो जिद्दत आती गई
वो क्या जिद्दत थी, और कि आज का मौजूदा कानून हमें जो मिला वो कौन कौन सी डेवलपमेंट से गुजरते हुए, कौन कौन से स्टेजेस को क्रॉस करते हुए आज का कानून बना। इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर में क्या है कि ये जो हिस्टोरिकल स्कूल है ना, इसी से ही सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट बना। यानी सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की या सोशियोलॉजी की इब्तिदा इस हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से हुई। द हिस्टोरिकल स्कूल कंसीडर्ड लॉ इन डायरेक्ट रिलेशनशिप टू द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी एंड दस लेट द फाउंडेशन ऑन विच द modern sociological school was built। अब क्या है कि ये जो हिस्टोरिकल स्कूल है, इसी स्कूल को लॉ से डायरेक्ट रिलेशनशिप था जिससे इंसान की लाइफ पे असरअंदाज हुई। यानी कानून जो है इंसान की लाइफ से ही मुतल्लिक होता है, लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, या हमारी लिबर्टी है या हमारी और जो प्रॉब्लम्स है लाइफ के, उनके मुतालिक जो कानून साजी होती है, ज़ाहिर है वो हिस्टोरिकल या सोशियोलॉजिकल स्कूल में। जैसे कि सब जानते हैं, अब ये हिस्टोरिकल स्कूल ही बुनियाद बना सोशियोलॉजी की, यानी माशरे के लिए ही कानून बनाए जाते हैं ना। लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो इस सोशियोलॉजिकल स्कूल का लिंक हुआ हिस्टोरिकल स्कूल से। इसके मेन एक्सपोनेंट थे एडमंड बर्ग, सॉवर्जिनी और पुटा। अब हम थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, इथिकल, डीलिंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ नॉट एज दे आर और had been in the past but as they ought to be in an ideal state। यानी हमने यहाँ पे इथिकल में ये बात डिस्कस नहीं की जैसा कि यहाँ हमने किया, ना ही हमने उसका एनालिसिस किया, ना ही उसके माजी में जाना है कि माजी में कानून कैसा था या आज कैसे। हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे कि कानून को कैसा होना चाहिए, यानी लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, लोगों के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए किस किस्म की कानून साजी की जाए। The branch of jurisprudence confined itself to be study of the purposes of the law and whether they are fulfilled by the existing law, and if it is deficient in this respect, what modifications are needed to enable it to fulfill its object। यानी ये वो ब्रांच है जिसमें देखा जाता है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो फुलफिल कर रहा है या नहीं नेसेसिटीज को, और किस तरह के कानून बनाए जाए, उसमें मॉडिफिकेशन या तरामीम कौन सी की जाए जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को या हमारी नेसेसिटीज को पूरा करता हो। इन अदर वर्ड्स, ethical jurisprudence aims at bringing the principles of the law to such a form in which attainment of the justice may best be achieved। यानी कानून को ऐसा, इथिकल जुरिस्प्रूडेंस का जो एम है या पर्पस है वो ये है कि कानून ऐसा हो जिससे हम इंसाफ के तकाजे पूरे कर सके, इंसाफ के तकाजे पूरे होते हों। अच्छा, यहाँ पे ये एक पॉइंट रह गया था जो कि पार्ट है हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये पार्ट आपने, ये जो पोर्शन है ये इसके साथ स्टडी करना है। नंबर 1, लॉ इज बॉर्न इन सोसाइटी एज लैंग्वेज इज बॉर्न। यानी कानून की इब्तिदा उसी वक्त हुई जैसे जब जुबान की इब्तिदा हुई। लॉ डेवलप्स विद द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। जैसे जैसे माशरे में तरक्की होती गई, कानून में भी जिद्दत आती गई। लॉ डाइज विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर माशरा नहीं है, सीधी सी बात है कि माशरे के लिए ही कानून साजी की जाती है ना, लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं। जब माशरा या लोग ही नहीं होंगे तो कानून साजी किसके लिए करेंगे, तो कानून का भी वजूद नहीं रहेगा। लॉ डाइज विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। नंबर 4, कस्टम इज मेन सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम इज इप्सो फैक्टो लॉ। इप्सो फैक्टो क्या होता है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं और से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ये सारी जो डिस्कशन थी वो थी थ्योरेटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी फर्स्ट
टाइप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये जो पोर्शन है ये सारा फर्स्ट टाइप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, यानी थ्योरेटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस। कॉन्टिनेंटल, जैसा कि आप सब जानते हैं, कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, बड़े सगीर खत्ते, ज़मीन पे खुश्की के जो 7 खत्ते हैं उनकी बात हो रही है कि इस खत्ते में, यानी एक इलाके, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में कानून किस तरह से पहुंचा, क्या सूरत हाल थी, उसे एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया। अच्छा, इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट jurisprudence is not interpreted in the same sense as in England। इंटरप्रेट का मतलब होता है वजाहत करना, तशरीह करना। यूरोप में कानून को जो डिफाइन किया जाता था, डेफिनेशन बयान की जाती थी, इंग्लैंड में वैसा नहीं होता, तो दोनों सेम नहीं थे। jurisprudence in England is mainly confined to the analytical treatment of the fundamental principles of the legal system। यानी इंग्लैंड में जो jurisprudence की डेफिनेशन थी वो कन्फाइन थी इस एनालिटिकल तक। इस पोर्शन को ही वो jurisprudence में शामिल करते थे, या कानून की इब्तदा में, या कानून कहा जाता था उसे। सिस्टम डच, जर्मन, फ्रांस एंड अदर कॉन्टिनेंटल jurists do not, however, confine their discussions of the matter to the analytical aspect, but would ramble into ethical considerations and then go further into metaphysical and philosophical considerations। अब जो बाकी थे, डच, जर्मन थे, फ्रांस थे, ये जो कॉन्टिनेंट थे वो इथिकल, इस पोर्शन को ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते थे, यानी कानून की इब्तिदा, यानी ये जो थी कि कानून कैसा होना चाहिए, इस बात को वो कहते थे कि ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है। बाकी जो पहली बात थी इंग्लैंड वहाँ की, वो इस एनालिटिकल को कहते थे ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट, यानी कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस। मेन 3 ये टाइप्स है ना, इसकी ये तमाम 3 फर्दर टाइप्स हो गई, फिर कॉन्टिनेंटल की ये हो गई। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस की। कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस implies a comparative study of laws and legal institutions of 2 or more legal systems operating in different countries of the world। यानी कानून क्या है, कानून साज इदारे, उन दोनों के दूसरे दो या दो से ज़्यादा जो लीगल सिस्टम है वो किस तरह से कानून को डील कर रहे हैं, कानून साजी कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, कानून की स्टडी मुरतब कर रहे हैं। एज राइटली स्टेटेड बाय द Guttridge, comparative jurisprudence is a term which suggests the use of the comparative method। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड आ गया ना, यूज। गटरेज के मुताबिक क्या है, कंपैरेटिव वो मेथड है जिसके हमें सजेस्ट करता है कि कानून को किस तरह से इस्तेमाल करना है, यानी लागू करना है, कानून बनाना है। मेथड एज अ टूल टू फाइंड आउट डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द डिफरेंट लीगल सिस्टम। अब ऊपर हमने बात की थी ना कि जो 2 या 2 से ज़्यादा लीगल सिस्टम है, कानून है या कानून साज इदारे हैं, वो किस तरह से कानून बना रहे हैं। तो फिर यहाँ पे गटरेज ने क्या बात की कि उन 2 जो ममालिक की या 2 से ज़्यादा ममालिक की हम कानून की या सिस्टम की बात करें, उनमें हमने ये देखना है कि हम जो कानून बना रहे हैं उसमें और दूसरे मुल्क के कानून में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। इट इंक्लूड a comparison of precepts। precepts क्या आता है, असूल, ये जो लिखा हुआ है असूल। doctrines and legal institutions which are found in different systems of law। अब पहले ही हमने कंपैरेटिव के वर्ड से ही है कि हम कंपेयर कर रहे हैं 2 कॉन्टिनेंट का, 2 ममालिक का लीगल सिस्टम, कानून का तरीकाकार या कानून। अच्छा, अब ये कुछ स्कोप थे एनालिटिकल के, उसके 6 पॉइंट यहाँ लिखे हुए थे, बाकी 7, 8 और 9 यहाँ लिखे हुए हैं। स्कोप ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस में क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ द राइट्स, देयर काइंड्स एंड क्लासेस, देयर क्रिएशन, ट्रांसफर एंड एक्सटेंशन के जो स्कोप है एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, वो ये हमें बताता है कि राइट को, किन चीज़ों को हम राइट के तौर पे ट्रीट करेंगे, उनकी टाइप्स क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो ट्रांसफ़र कैसे होते हैं या वो ख़त्म, एक्सटेंशन ख़त्म होते कैसे हैं।
नंबर 8 है डीलिंग विद लीगल लायबिलिटी, इट्स काइंड्स, एक्सटेंट एंड इंसिडेंट्स। नंबर 9 है इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच लीगल कॉन्सेप्ट्स एज प्रॉपर्टी, पोजेशन, ट्रस्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स, पर्सन्स, एक्ट्स, इंटेंशन, मोटिव, नेग्लिजेंस एक्सेट्रा। यानी इंसान के तमाम बिहेवियर्स, रवैयों से मुतलिक जो कवानीन है, नेग्लिजेंस आ गया, राइट आ गया, एक्ट आ गया, इन तमाम अवामिल के लिए या तमाम जो भी एक्ट इंसान से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रस्ट है, पर्सन्स है, उसको डिफाइन करना कि पर्सन क्या है, कौन से लोग हैं जो पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे, ट्रस्ट क्या है, राइट क्रिएशन क्या है, राइट है क्या, वो तमाम डिफाइन करना, उसके मतलब कानून साजी करना, कानून बताना, ये क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस। बात हमने कहाँ से स्टार्ट की कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की 3 टाइप्स हैं, थ्योरेटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्टिनेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस, कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस। थ्योरेटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, एथिकल। एनालिटिकल की ये डेफिनेशन है, ये स्कोप है, 6 पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, 7, 8 और 9 यहाँ लिखे हुए हैं। फिर हिस्टोरिकल की ये डेफिनेशन, इसकी फीचर आ गए, एक्सपोनेंट आ गए, और ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स, ये जो है हिस्टोरिकल का पार्ट है। इथिकल की ये डेफिनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये कॉन्टिनेंटल का है, ये कंपैरेटिव का है। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थ्योरेटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसकी ये 3 टाइप्स, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, एथिकल। एनालिटिकल की डेफिनेशन, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्कोप, ये इसके 6 पॉइंट्स, रिमेनिंग 3 पॉइंट्स। सेकंड, हिस्टोरिकल definition, features, exponent, characteristics of historical school। फिर थर्ड टाइप आ जाती है इथिकल। ये सारी टाइप्स थी थ्योरेटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की। ये जो आपने पढ़ा थ्योरेटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब सेकंड टाइप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है कॉन्टिनेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये उसकी डिटेल आ गई। थर्ड टाइप है कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस। फिर मैं आपको एक फुल ओवरव्यू देती हूँ बोर्ड का। अब आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है कि बेसिकली 3 टाइप्स हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की। फिर थ्योरेटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की 3 टाइप्स हैं, फर्दर एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, एथिकल। एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस चूँकि असाइनमेंट्स में सबसे पहले लिखा होता है तो स्टूडेंट इसे ही कंसिडर करते हैं कि यही टाइप है ज्यूरिस्प्रूडेंस की। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना है। ना समझ आए तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग।